नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 49 में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो आसन है वह है सिंहासन। सिंहासन भी हठ योग ग्रंथों में इसका बड़ा महत्व बताया है। सिंहासन के बारे में ये 4 प्रकार के जो आसन रहते हैं, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, फिर आता है एक सिंहासन। स्वस्तिकासन भी उनमें से एक है। तो सिंहासन की गणना भी हमें बहुत सारे ग्रंथों में मिलती है। आज हम इसी के बारे में समझेंगे विस्तार से। इसका इतना प्रभाव क्यों है, ये क्यों इतना लाभकारी माना गया है, सभी योगियों ने इसे क्यों इतना महत्व दिया है, चलिए समझते हैं। सिंहासन। सिंहासन का शब्दार्थ एवं नामकरण यह सिंह गर्जना के आधार पर निर्मित किया गया है। सिंह सिंह मतलब होता है शेर। शेर के नाम के आधार पर सिंह की गर्जना जैसे करता है, सिंह गर्जना के आधार पर इसका नाम किया गया है। ये सिंहासन नामक आसन सभी रोगों को नष्ट करने वाला कहलाता है। जब पूरा शरीर एकदम श्वास के साथ जबरदस्त से एक दहाड़ता है, तो दहाड़ना आपके स्वास्थ्य का एक सूचक है। आप कितना तेज आवाज़ लगा पाते हैं, कितना तेज आप हंस पाते हैं, कितना तेज आप रोदन कर पाते हैं, ये सब के सब जो चिन्ह होते हैं, ये भी एक स्वास्थ्य के, कितनी ज़ोर से आप छींक लगाते हैं, ये शुभ शकुन माने जाते हैं और ये एक आपका स्वास्थ्य का भी प्रतीक माना जाता है। सिंहासन भी उन्हीं में से एक है। और सिंह अपने आप में एक वीरता और नेतृत्व, एक राजा का एक गुण होता है। आत्मविश्वास का बड़ा प्रतीक माना गया है। इसका शब्दार्थ देखा, उसके बाद जानेंगे नाम। नाम है संस्कृत में से सिंहासनम कहते हैं और हिंदी में सिंह आसन, शेर आसन और अंग्रेजी में लॉइन पोज के नाम से इसे जाना जाता है। आप चित्र में देख रहे हैं भली भांति किस तरह से ये अपना जिह्वा को बाहर निकाल करके और दहाड़ रहा है। तो ये दहाड़ना अपने आप में एक आत्मविश्वास, एक चेतना का संचार करता है कि मैं जिंदा हूँ। ये दिल लगी, ये अपने आप में एक सिंहासन, ये पूरा नाभि से लेकर के पूरे कंठ से पूरा शरीर एक साथ एक गर्जन होता है। तो इसी के साथ आगे हम अब जानेंगे इसका शास्त्रों में, ग्रंथों में श्लोक का किस तरह से वर्णन किया, उसको भी आप ध्यान से सुनिए, समझिए। गुल्फौ च वृषणस्याधो व्युत्क्रमेणोर्ध्वतां गतौ चितिमूलौ भूमि संस्थौ कृत्वा च जानुनोपरि गुल्फौ व्यक्तवक्त्रो जलन्ध्रेण नासाग्रमवलोकयेत् सिंहासनं भवेदेतत् सर्पव्याधि विनाशकम्। आपने देखा घेरण संहिता के द्वितीय अध्याय का 14 और 15 नंबर का ये श्लोक है, इसको हमने समझा। अब इसका अर्थ आप एक बार और समझ लीजिए कैसे इसका अर्थ लिया गया है। दोनों एड़ियों को अंडकोश के नीचे उलटकर ऊपर को रख करके रखें। दोनों जानुओं को भूमि पर संस्थित करके और उनके ऊपर मुख को खोलकर जालंधर को और नासिका के अग्रभाग को देखना चाहिए। इस प्रकार ये सिंहासन सब व्याधियों का विनाश करने वाला होता है। आसन का जो क्रम है उसको आप समझिए। सर्वप्रथम में आपने वज्रासन में बैठकर के घुटनों को लगभग 45 सेंटीमीटर को फैलाते हैं। 45 सेंटीमीटर की दूरी पर अपने पाँव को
फैला लेना है। पैरों की अंगुलियां एक दूसरे का स्पर्श करती रहें। पाँव के पीछे की जो पैर की अंगुलियां हैं वो पाँव को स्पर्श करती रहे। सामने झुककर अपनी हथेलियों को घुटनों के मध्य में जमीन पर रखते हैं आगे। उंगलियों को शरीर की ओर रखते हैं, उंगलियां अंदर की ओर रहेंगी। फिर भुजाओं को एकदम सीधा करके सीधा कोहनियाँ सीधी रखनी है। पीठ को सीधा रखते हैं और शरीर का भार भुजाओं पर रहे। सिर को ऊपर उठाना है, सीधा ऊपर की ओर ऊंचा, ताकि ग्रीवा का अधिकतम विस्तार और कंठ का मार्ग खुल सके। इस तरह से आपने अपनी गर्दन को पहले ऊपर उठा लेना। आंखों को खुला रखते हुए शांभवी मुद्रा में भ्रू मध्य पर एकाग्र करते हैं। अपनी दोनों दृष्टियों को आंखों के बीचों बीच भ्रू मध्य में नजर करना, शांभवी मुद्रा में स्थिति बनाना। श्वास का क्या है इसमें गति? इस आसन में श्वास सामान्य रहेगी। नासिका से धीमी गति से आपने पूरक श्वास को लेना है। उसके बाद आ की ध्वनि उत्पन्न करते हुए मुंह से श्वास छोड़ें आपने। जब हम गले से गर्जना करते हुए श्वास बाहर छोड़ते हैं और तत्पश्चात उसे पुनः दोबारा से अंदर लेते हैं, तब तुरंत श्वास नहीं खींचनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना है। आवाज करने के बाद श्वास को बाहर ही रोक करके साथ ही साथ जालंधर बंद और नासिका अग्रदृष्टि पर अभ्यास करना चाहिए। जैसे हमने पूरा सिंह गर्जना बाहर श्वास को छोड़ा है, तो छोड़ने के बाद आप अपने जालंधर बंद यानी ठुड्डी को कंठकूप के स्पर्श करा करके नासा अग्र यानी आंखों के बीचों बीच में भी ध्यान आप केंद्रित करके ध्यान को एकाग्र करेंगे। ये सब करना है। इमीडिएट तुरंत आप श्वास वापस नहीं लेना जब श्वास बाहर निकले, ये यहाँ पर कहा गया है। इस बात को आप समझिए, ध्यान रखना है। काल अवधि 1 से 3 मिनट अथवा नियमित अभ्यास के साथ समय अवधि को आप बढ़ाएं। धीरे धीरे आप समय को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे आसन का चित्र। ये पूरा आसन का चित्र इस तरह से बनता है। हाथों की स्थितियाँ, घुटनों से आगे ना आए और कोहनियाँ सीधी हैं, कंधे और जीवा को बाहर निकालते हुए करना। ये आसन का एक मूल चित्र है। प्रभाव देखेंगे, शारीरिक स्तर पर जो प्रभाव है, सबसे पहले जो लोग ठीक से बोल नहीं पाते, अब बोलने में परेशानी जिनको होती है, जिनकी आवाज़ कर्कश यानी कड़वी है, मधुर नहीं है या हकलाते हैं, उनके लिए तथा गले के स्वर रज्जु जो है, गले के जिसे हम टॉन्सिल, वोकल कॉर्ड, जो आपके ये सब स्वर तंत्र जो हमारा एक सिस्टम है, उस स्वर उत्पन्न करने वाली जो ग्रंथि से संबंध रोगों से अत्यंत जो लाभकारी, उन लोगों में ये बहुत ही लाभकारी है। जिन जिन को ये समस्याएं बोलने से, वॉइस कल्चर से रिलेटेड, जीभ का कोई तुतलाना है, परेशानी हो, तो उनको ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास माना गया है। गलगंड रोग यानी आपका थायराइड में जिसमें मवाद भरता या खून निकलता है, गले में सूजन आ जाती है अथवा दर्द होता है, और मुंह के छालों के लिए सिंहासन का अभ्यास उत्तम माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अभ्यास से पूरा शरीर का गर्मी बाहर निकलता है। आपका फूड पाइप, श्वसन नलिका, आहार नाल ये अच्छे से कार्य करती है। कहीं उनमें कोई ऐसा गंदगी है वो भी ठीक होने लगता है। इससे वक्ष और एवं मध्य पट का तनाव दूर होता है। मध्य पट यानी आपका डायफ्राम का जो मध्य पट जो रहता है, और वक्षस्थल जो है, और इनका और ट्रेकिया आपका बीचो स्टर्नम जो हमारा रहता है, उन सब को ये ठीक करने का कार्य करता है। क्योंकि झटके से आप उसमें हवा मार रहे हैं, फूंक मार रहे हैं, सिंह गर्जना करते हुए थंडरिंग होता है, कंपन होता है। जब हम गर्जना करते हैं पूरा वाइब्रेट होता है। ऐसा स्पंदन होने से थंडरिंग जब होता है तो पूरा कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गंदगी होती है वो वाइब्रेट से झड़ जाती है, हट जाती है। तो इसलिए भी ये बहुत लाभकारी हो गया। इससे आवाज़ ओजस्वी एवं सुंदर होती है। आप देखेंगे सिंह गर्जना के माध्यम से आपकी आवाज़ भी
मधुर होती है और उच्च स्वर में आप अपनी बात को रख पाते हैं। आत्मविश्वास का इसमें बड़ा ही महत्व है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। कुछ ऐसे संकालू प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं जो बोलने में मंद बोलते हैं। मंद बोलना यानी उनमें आत्मविश्वास का कमी होना होता है। तो ऐसी स्थिति में उनको सिंह गर्जना करवाएं तो बोलेंगे, अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे। यकृत दोष को दूर करके, यकृत लीवर के दोष को ये दूर करके पित्त शराब को नियंत्रित करता है और मुख की दुर्गंध को भी ये समाप्त कर देता है। सिंह गर्जना आपके पूरे दाएं और बाएं दोनों स्वरों को भी एक्टिव करती है। आपका स्प्लीन भी अच्छा रहता है, आमाशय तंत्र भी ठीक रहता कार्य करता है। और दूसरा, यकृत लीवर भी, लीवर से व्यवस्थित होने की वजह से आपके शरीर में पित्त एसिडिटी बढ़ जाती है और उसकी वजह से शरीर में जो मुख में छाले हैं, जो बदबू है, वो जब आने लगती है तो उसको भी ये ठीक करता है। ये आसन आंच के रोगी को लाभ देता है। आंच यानी जब आपका इतना एसिडिटी होता है तो आपके गुदा मार्ग कुछ हिस्सा मांस का बाहर निकलने लगता है। तो हम कहते हैं जब ये मूलबंध, जब हम पूरा तेजी से इसको हम जीभ को बाहर निकाल के श्वास छोड़ेंगे तो आपका मूलबंध स्वतः ही लग जाता है। अश्विनी मुद्रा के साथ मूलबंध लगता है और मूलबंध जैसे गुदा का लगेगा तो आपका ये आंच से संबंधित जो रोग है ये भी ठीक होने लगता है। नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। आंखें, दृष्टि आपकी अच्छी होती है जब आप ये भ्रिकुटी में शांभवी मुद्रा लगाते हुए सिंह गर्जना करेंगे तब। और फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है, आपके लंग्स कैपेसिटी बढ़ाती है। शारीरिक प्रभाव के बाद आप मानसिक स्तर के प्रभाव को समझिए। मानसिक, निराश एवं अंतर्मुखी लोगों के लिए बहुत ही आसन उपयोगी है। अंतर्मुखी क्यों? क्योंकि ये इतना तनाव जब आता है, डिप्रेशन में, अवसाद में चले जाते हैं तो वो बाहर आ ही नहीं पाते अपने से निकल करके, अपने अतीत में इतना पीछे चले जाते हैं, अनकॉन्शियस अवचेतन में चले जाते हैं। तो उनको बाहर लाना संसार में और लाने के लिए उनके मन को, मन ही क्या है, संसार है, मन को उनसे बाहर लाना है, उन समस्याओं से बाहर लाना है, उन सोच से। तो निराशा उनमें है जो अंतर्मुखी हो चुके हैं इतने, उनके लिए ये आसन बहुत ही लाभकारी। हम सिंह गर्जना जब करते हैं आपके अंग अंग में आपकी जितने इंद्रियां हैं वो स्फुरित होती हैं, प्रभावित होती हैं। तो इससे एक अपने आप में आत्मबल को ये बढ़ाने वाला है और आत्मकुंठा जैसी भावनाओं को ये समाप्त करने वाला आसन कहलाता है। ये आपके अंदर अंदरूनी कुछ भी ऐसी भावनाएं हैं, हीन, घृणात्मक, जो आप में अपने आप को गिल्टी महसूस होती है ऐसे कार्यों से, अपने से, तो वो सब ये बाहर निकाल देता है। आध्यात्मिक चेतना पर देखिए, ये आसन तीनों बंधों को साधने का उत्तम माध्यम है। एक साथ आपके मूल बंध लग जाता है, आपका पेट एक साथ पिचक यानी उद्यान बंध लग जाता है और जब पूरा अंतिम चरण में होते हैं तो जालंधर बंध भी लग जाता है। यानी तीनों बंधों को साधने का ये उत्तम माध्यम है। इसीलिए इस आसन का सब हठ योगियों ने, हठ जितने भी हमारे योगी हैं उन्होंने इसे महत्व दिया, क्योंकि अपने आप में पूर्ण है, बंध के साथ होता है, प्राणायाम अपने आप हो जाता है, तो इसका लाभ प्रभाव हमारे शरीर पर ज़्यादा हो जाता है, जिससे साधक प्राणों को नियंत्रित करके कुंडलनी शक्ति को जागृत करता है। क्योंकि प्राणायाम का इतना ही नहीं, प्राण जब आप बंद लगाते हैं श्वास के साथ, और बंधों से ही प्राणायाम का उजागर होने लगता है और आपका प्राण शक्ति का संचार होने लगता है। तो ये बहुत ही लाभकारी आसन है। मांसपेशियों पर इसका प्रभाव आप देखिए कैसे है। ये हाथों को जब आगे हम करते हैं तो आपका अपने आप हाथों की मांसपेशियां खिंचाव में आती हैं, घुटने खिंचाव में रहते हैं, गले का खिंचाव रहता है, बाकी शरीर में एक अंदरूनी हल्का फुल्का आपके मांसपेशियों पर प्रभाव तो रहता ही है, पर विशेष रूप से खिंचाव आपको इन स्थानों पर इस आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आप ध्यान रखिए मांसपेशियों का। और ये सब मांसपेशियां ऐसी हैं जो आपके अंदरूनी पूरे सिस्टम के साथ इनका जुड़ाव रहता है। थोड़ा भी अकड़न यदि इनमें आता है तो पूरा हाथ खराब हो जाता है, यदि आपकी बाजू कलाइयों में थोड़ा अकड़न बने तो ये पूरा हाथ को रिप्रेजेंट करती हैं मांसपेशियां। ऐसे ही घुटने की मांसपेशियां आपकी पूरी चाल बिगाड़ सकती हैं। आपकी गर्दन की जो ऐसी मांसपेशियां हैं
जो आपको आगे का सर्वाइकल गर्दन का दर्द, सर का दर्द ये पैदा करने में बहुत ही ये प्रभावित सिद्ध होती हैं। तो इस तरह से ये पूर्णतः आपके शरीर को नियंत्रण करने वाली ही मांसपेशियां हैं। इसकी भी दृष्टि से देखें तो यह आसन ज़्यादा लाभकारी है। आगे देखेंगे चक्रों पर प्रभाव। मूलाधार चक्र है और आज्ञा चक्र है, विशुद्ध चक्र है। ये 3 प्रकार के चक्र इससे विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। देखें तो बाकी सभी होते हैं, पर मूलतः इन पर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ग्रंथियों की बात करें तो अवटु और परावटु यानी थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड दोनों ही इससे प्रभावित होती हैं। जनन व शुक्र ग्रंथियां दोनों ही प्रभावित होती हैं। आसन से पहले हम क्या करें क्या न करें इसका विचार करेंगे। तितली आसन है, एक हाफ पोज आपको बनाना है, और दूसरा है वज्रासन। वज्रासन आपको लगा लेना है पहले, और वीर आसन का भी अभ्यास आपको कर लेना है जब ये आसन आप करें। तो इससे पहले तीनों आसन आपके सिद्ध होने चाहिए, आने चाहिए, इसका मतलब ये है। और आसन जब कर लें उसके बाद भी आपको ये 3 आसन जो भी दिखा रहा हूँ इनको आपको करना है। पहला है वज्रासन, आपको इसके बाद लगाना है। शिथिल दंडासन में आपको रिलैक्स होके बैठना है। एक आता है पर्वतासन, पद्मासन लगा करके आपने अपने हाथों को ऊपर खींचना है जिससे आप पूर्णतया स्थिर मन शांत हो जाए। तो ये 3 आसन इसके बाद भी करने हैं जिससे आपका मन और शांत, शरीर में बैलेंस बन जाए। सावधानियां किन किन की रखनी उस पर देखिए। जिनका हृदय का ऑपरेशन हुआ हो, ठीक है, हृदय का ऑपरेशन जिनका हुआ हो वह ये अभ्यास न करें। अत्यधिक घुटनों में जिनके दर्द हैं, जो कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं, तो उनके लिए ये अभ्यास है। तो ऐसा आप देख सकते हैं, कुर्सी पर बैठ कर के, व्हील चेयर के ऊपर बैठ कर के भी बहुत सारे ऐसे वृद्ध पुरुष हैं, महिलाएं हैं जो कर पाते हैं, कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि न करें। तो ये अभ्यास इस तरह से आप बैठ कर के व्हील चेयर पर भी सिंह गर्जना करें, हाथ से आसन करें तो खूब दहाड़ें। तो ये एक सावधानी है और ऐसी स्थिति में ये कर सकते, ऑप्शन आपका ये रहता है। हृदय वाले न करें क्योंकि इसमें हृदय का एक प्रेशर बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ती है। सिंह गर्जना के साथ पूरा शरीर में रक्त का संचार होने लगता है, तेजी होती है, इसलिए जिनका ऑपरेशन हुआ है कृपया वह इस आसन का अभ्यास न करें। विशेष बातों के अंदर ये ध्यान रहे, मुख को पूर्ण खोल करके, मुख यानी आप देख रहे होंगे चित्र में शेर का, मुख को पूर्ण खोलकर और जीवा को अच्छी तरह से बाहर निकाल कर ही सिंह गर्जना करना है। गर्जना जब इस तरह इस भांति करेंगे तभी इसका नाम का जो अर्थ है सिंह, शेर, शेर की भांति आपकी आकृति, सिंह गर्जना। सिंह आसन यानी एक मुद्रा है, हाथों के साथ इसकी मुद्रा भी होती है, जीभ को बाहर निकाल के रोक लेना, ये सिंह मुद्रा है, सिंह आसन है। और जब हम गर्जना करते हैं वो एक अलग स्थिति होती है, उसमें आवाज़ ध्वनि आती है सिंह गर्जना के साथ। तो ये सिंह आसन में इस तरह से आपने पूरा जीभ को निकाल करके धारना है और आकृति बनाना है। चलिए हम इसी का आगे वीडियो और विशेष बातों के साथ इस अभ्यास को, क्रम को पूर्ण करेंगे। अभी हम देखेंगे सिंहासन की स्थिति को कैसे करना है। एक एक करके आपने पाँव को फोल्ड करना पीछे, और ध्यान रहे अपने जब पाँव को फोल्ड करते हैं तो एड़ियों पर अपने नितंब प्रदेश को रख लेना है। पंजों को कोशिश करें आपस में मिला लेना है, और पाँव को जितना आप फैला सकते हैं फैला करके रखना है। ऐसी स्थिति लेने के बाद एक एक करके दोनों हाथों को आगे भूमि पर हथेलियों को रख देना। ध्यान रहे बस आपके हथेलियां हैं अपने पाँव के पंजों से बाहर न निकलें। यहीं से आपने फिर श्वास भरते हुए पूरा और श्वास छोड़ते हुए जिह्वा को बाहर निकालना है, और निकाल करके रोकना है। गर्जना नहीं है इसमें, जीभ को निकाल करके रोकना है। ये सिंह मुद्रा आसन हो जाता है, सिंह आसन कहलाएगा। और ये आप 1 बार 2 बार 3 बार ये इसी तरह से करेंगे। हाथ आपके खिंचाव में रहेंगे, श्वास इसमें लेना होता है नाक से और मुख के द्वारा श्वास बाहर छोड़ना होता है।
ये सब करने के बाद धीरे धीरे एक एक करके दोनों पाँव को वापिस से एक तरीका ये भी है, ये भी मैंने आपको पहले बताया कि हाथों को अपने घुटनों पर रख करके भी आप जीवा को निकाला, हाथों को फैलाना और जैसे जीभ अंदर हाथ अंदर। अब देखिए जीभ बाहर निकाला, हाथों को भी मैंने उंगलियों को फैला दिया। ये भी एक सिंह मुद्रा आसन कहलाता है, सिंहासन कहलाता है। एक एक करके अभी दोनों पाँव को विश्राम दे देंगे और अंतिम में शिथिल दंडासन में रिलैक्स करेंगे। ये हुआ आपका सिंहासन का अभ्यास वीडियो आपने जो देखा। आगे हम इसी की विशेष बातों को देखेंगे। अभी सिंहासन के बारे में जानेंगे कुछ विशेष बातों को। सिंहासन का वीडियो हमने देखा, गरजते हुए देखा, चिढ़ाते हुए देखा, वैसे ही सिंहासन करना है। सिंहासन में अक्सर जब हम मुद्रा लेते हैं जीभ को बाहर निकाल लेते हैं और गर्जना नहीं हो, तो वो सिंह गर्जना एक अलग विषय है जब करते हैं। चलिए सिंहासन के लिए भी हम स्थिति में कैसे जाते हैं वो एक बार फिर से समझिए। वीडियो में देखा भी है पर फिर भी जान लीजिए कैसे किया जाता है। स्टेप टू स्टेप जाने पहले क्रम में आपने एक पाँव को फोल्ड किया, जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं वैसे ही आपने पाँव को फोल्ड करके पीछे पंजे को ले जाना है। और अब आपने पाँव के उस पंजे जो होता है तलवा होता है, तलवे के अपने ऊपर नितंब को रख सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। और चाहें तो आप इनको वीरासन की भांति इनको बाहर निकाल करके एक तरह से भद्रासन में भी आप बैठ सकते हैं। वो आप अपने अनुकूल सुविधा देख सकते हैं कैसे आपको करना है। और ज़्यादा अच्छा होता है कि आप अपने पंजों पर ही बैठकर रहें। पाँव में अंतर लेते समय वो थोड़ा कैसे आप एडजस्ट करते हैं वो थोड़ा देखिए। और पाँव को दोनों को आपने पीछे इधर फोल्ड कर लिया है, इसको इधर फोल्ड कर लिया है। और अब पंजों के ऊपर आपने क्या किया, अपने नितंब भाग को रख दिया है। पाँव में खूब अंतर ले लीजिए, दोनों पाँव में अंतर ले लिया है। अब बात है हाथों की, हाथ अभी साइड में है। अब एक एक करके यहाँ कमर को ढीला तो होने नहीं देना, कमर तो सीधा रहेगा हमेशा, चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी, वो सब कम नहीं होगा। आपने सिर्फ और सिर्फ पाँव की हाथों की स्थितियों पर ध्यान देना है और पाँव में अंतर है। अब देखिए अगला स्टेप क्या होता है। जो हाथ इस तरह से यहाँ पर था, मैंने उठा करके इसको आगे ले आया। आगे लाने के बाद हाथ के बाद मैंने हाथ का रुख पीछे की ओर किया हुआ है, अंगुलियां हमारी पीछे की ओर हैं और आगे का जो करतल भाग है वो आगे की ओर कर दिया। और ये ऐसे रखना जिससे कि आपके घुटने को ये क्रॉस करके बाहर ना आए, ये बात ध्यान देना है। घुटनों को क्रॉस करके बाहर ना आए, वो अंदर तक ही रहेगा और पूरा खिंचाव आप यहाँ पर महसूस करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। फिर इसी तरह से आपने दूसरे हाथ को रखा, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, अंगुलियां अंदर की ओर हैं, घुटनों से ये लाइन बाहर ना आए, ये विशेष बात का यही ध्यान रखना और ये तब अच्छा होगा। और जैसे ही आप इसको बाहर निकालेंगे तो कमर में बैंड आ जाएगा, कमर आगे झुक जाएगी। और ये यदि ऐसा आपने किया है, कमर आपकी यहाँ से खिंचाव भी अच्छा महसूस होगा, कमर सीधी भी रहेगी और इसका लाभ भी आपको ज़्यादा मिलेगा। और जब कभी भी आप कॉम्पिटिशन्स में इधर उधर जाते हैं प्रतियोगिताओं में, अक्सर यही फार्मूले से इसी तरह से देखा जाता है। अब बात आगे ध्यान रखना, अब करना क्या। अब यहीं से आपने अपने जीभ को, जितना जीवा को बाहर आप निकाल सकते हैं, फेंक सकते हैं, उसको आपने निकालना है। आपने काली माता जी का चित्र देखा होगा, काली माँ देवी का जो चित्र है उसमें जीभ जितना बाहर निकालते हैं, ये एक अपने आप में एक मुद्रा है, उसका नाम है खेचरी मुद्रा। कौन सी मुद्रा है? खेचरी मुद्रा का प्रतीक माना जाता है ये सब बाहर निकालना। और गले में छोटी छोटी, उनके गले में मुंडमाला होती है ना। ये जो मालाएं होती हैं, अष्टमालाएं जो होती हैं गर्दन में, तो वो सब क्या हैं? वो अष्ट सिद्धियों की एक प्रतीक हैं। और आपकी 10 मालाएं जो उसमें रहती हैं और वो आपकी 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, आपकी 10 इंद्रियां हैं और जीभ आपका खेचरी का प्रतीक है। पर यहाँ हम सिंह गर्जना शेर की भांति हैं, तो आपने जीभ जितना बाहर निकालते हैं
तो ये एक मुद्रा के लिए आपको मैंने एक सिंबल बता दिया, एक नई बात। और जीभ बाहर निकाल करके पूरा खिंचाव देना है और तब देखेंगे ये हाथों को मोड़ना नहीं, हाथ आपके पैर सीधे हैं। फिर दूसरा उसी क्रम से आप वापस जाएंगे और यहाँ थोड़ा एक बात और देखिए, यहाँ पर ये दो हाथ जो मैंने यहाँ रखे हैं, ये सिंह गर्जना में होता है ऐसा, पर कभी कभी क्या करते हैं, ये हाथों को हमने यहाँ रखते हैं, हाथ यहाँ रख लेते हैं अपने घुटनों पर और अंगुलियाँ सामने की ओर कर लेते हैं और अंगुलियों को हम बाहर की तरफ ऐसे फैलाते हैं पंजे की तरह। इधर पूरा जीभ जैसे बाहर निकाला, हाथों की अंगुलियों को बाहर फैला करके रोक लेते हैं। फिर जैसे हमने जीभ अंदर किया, हाथों की अंगुलियों को आपने मोड़ लेना है। इस तरह से दोनों हाथों को हम यहाँ भी रख करके करते हैं, ये भी एक प्रकार है। और फिर क्रम से एक एक करके दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, एक एक पैर को वापस से सामने फैलाएंगे और ये आपका आसन पूर्ण हुआ और अच्छा लगा होगा। और इसी को आप बारीकियों से, गलतियाँ न हो इसलिए एक बार दो बार देखिए। जिन्होंने आगे योग के फील्ड में आगे जाना है, बढ़ना है, तो इसको एक खाना पूर्ति की दृष्टि से न, जल्दबाजी नहीं है, कोई भी किसी भी एक क्षेत्र में जाना है, अच्छे से गहराई से प्रवेश करना है, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, एक तरीके से जाना। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।